Hi guys, my name is Jay and you watching my YouTube channel bfx.nawabzade। तो दोस्तों आज हम लोग ब्लेंडर के कुछ बेसिक्स को सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्लेंडर को डाउनलोड करना और इसे इंस्टॉल करना सीख लिया था। अगर आप लोगों ने ब्लेंडर को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया है या आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाइए और पहले वह वीडियो देख लीजिए और अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में ब्लेंडर को इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लोग वह वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को 1 मिनट में बता देता हूं कि ब्लेंडर को कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाइए और उसके बाद आप लोगों को अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप लोगों को अपने सर्च बार में लिखना है ब्लेंडर और डाउनलोड। ब्लेंडर डाउनलोड लिखना है आप लोगों को और आपको हिट एंटर कर देना है। इसके बाद आप लोग ब्लेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को इस वेबसाइट पे चले blender.org वेबसाइट पे चले जाना है और डाउनलोड कर लेना है। अभी लोड हो रही है। अब आप लोगों को यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है डाउनलोड। तो आप लोगों के सिस्टम में ब्लेंडर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को बस कुछ टाइम पर इंतज़ार करना है। ये डिपेंड करेगा आपकी नेट स्पीड पर। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लेंडर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, बट मेरे में ब्लेंडर पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आप लोगों को डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आई होप आप लोगों ने ब्लेंडर को डाउनलोड कर लिया होगा। तो आप लोग ब्लेंडर को ओपन कीजिए। तो अपने ब्लेंडर के आइकन पर 2 बार क्लिक कीजिए और अपने ब्लेंडर को ओपन कर लीजिए। तो हमारा ब्लेंडर ओपन हो रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये आप ब्लेंडर ओपन आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के ऊपर बता सकता है। और ये हमारा ब्लेंडर ओपन हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इमेज टाइप की आ रही है, एक जो ब्लेंडर की डिफ़ॉल्ट इमेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यू फाइल्स में जर्नल है, 2D एनिमेशन है, स्क्रिप्टिंग है, VFX है, वीडियो एडिटिंग है, ओपन। और यहाँ पर रिसेंट्स फाइल्स हैं। तो ये आप लोगों की में कोई में शो नहीं हो रही है। तो आप लोगों को इस फाइल को कुछ छेड़ना कुछ करना नहीं है। आप लोगों को बस इसकी जगह कुछ भी 1 मिनट आप लोगों को अपने यहाँ पे इमेज के बाहर कहीं पे भी क्लिक कर देना है। ब्लेंडर को ओपन करने के बाद हम लोगों को ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट सीन मिलता है, जिस डिफ़ॉल्ट सीन में हम लोगों को 3 चीज़ें मिलती हैं। एक क्यूब हो गया, एक हमारी कैमरा हो गया और एक हमारा लाइट हो गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना शॉर्टकट बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। तो आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो भी की प्रेस करूँगा वो आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। तो आप लोगों को राइट साइड में एक गिज़्मो दिख रहा होगा टॉप पर। यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, जिसकी मदद से हम अपने एनवायरनमेंट को इधर से उधर देख सकते हैं। इस टाइप से आप अपने कहीं पर भी आप 360 में कहीं पर भी अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब है बैकग्राउंड में अपना ये बैकग्राउंड है, जिसके आप कहीं पर भी इसको देख सकते हैं। इसको आप इधर उधर कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जिसको आप माउस के आप अपने व्हील बटन को दबाएंगे, कहीं पर दबा लेंगे तो आप लोगों को इसको भी यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग नीचे की साइड में देख सकते हैं कि 4 बटन दिए गए हैं। तो सबसे पहला बटन है जूम इन एंड जूम आउट। इसकी मदद से आप लोग जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसको ऊपर एंड नीचे करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होगा। अगर आप ऊपर नीचे की तरफ करेंगे तो जूम इन और ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। और इसका दूसरा तरीका यह है कि आप लोग अपने माउस व्हील की मदद से भी आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा बटन हमारा हैंड बटन है, जिसकी मदद से हम लोग जिस प्रकार हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में करते हैं इधर से उधर लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए, उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग माउस को लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट जाएगा, राइट करेंगे तो ये राइट के साइड में जाएगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप लोग अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और माउस व्हील को दबाकर यहाँ से वहाँ आप लोग देख सकते हैं। आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड जाएगा, राइट करेंगे तो ये राइट साइड में जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार हम लोग फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा बटन कैमरा बटन है, जिसको हम क्लिक करके एक बार क्लिक करेंगे तो हम कैमरा व्यू में जा सकते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे तो हम कैमरा व्यू से बाहर आ सकते हैं।
या फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि हम लोग अपने कीबोर्ड के नंपैड के 0 बटन को प्रेस करके भी कैमरा व्यू में जा सकते हैं और दोबारा से प्रेस करने पर हम लोग कैमरा व्यू से बाहर आ सकते हैं। ध्यान रहे, जो कीबोर्ड का नंबर पैड है ये सिर्फ उसी का 0 काम करेगा। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो दूसरा 0 का बटन है वो काम नहीं करेगा, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों के कीबोर्ड या लैपटॉप में 0 का बटन नहीं है तो इसकी आप लोगों को चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग अपने एडिट में आए, प्रेफरेंस में आने के बाद आप लोगों को इनपुट में जाना। इनपुट में जाने के बाद आपको इमुलेट नंपैड पे क्लिक कर देना है। इमुलेट नंपैड पे क्लिक करने के बाद आप लोग ऑटो सेव या सेव प्रेफरेंस पे क्लिक कर दें और आप इसके बाद आप लोग इसको काट दीजिए और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अपने कीबोर्ड के ऊपर वाले नंबर पैड के थ्रू भी आप लोग कैमरा व्यू में बाहर और अंदर जा सकते हैं। और इसके बाद बचता है हमारा ये चौथा आइकॉन जो कैमरा का ही है, प्रोस्पेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक। ये सब अभी किसी काम के नहीं है, ये सब एडवांस टॉपिक है, तो इसको हम लोग ट्यूटोरियल में आगे बात करेंगे कि ये सब कैसे काम करते हैं। अब आप लोग अपने लेफ्ट साइड में आ जाइए। तो लेफ्ट साइड में आप लोगों को अब कुछ टूल दिखाई दे रहे होंगे जिसको आप टी दबाकर हाइड और दोबारा से अनहाइड या वापस ले आ सकते हैं। तो आप लोगों को टी दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा और आप वापस से टी दबाएंगे तो ये वापस से आप लोगों के 3D वर्ल्ड व्यू में या एनवायरनमेंट में या फिर बैकग्राउंड में वापस से आ जाएंगे। तो सबसे पहला टूल हमारा सिलेक्शन बॉक्स टूल है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही में हम लोग कितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी इस शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन टूल हमारे पास एक ही नहीं है, सिलेक्ट करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने सिलेक्शन बॉक्स में जाइए और उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके थोड़ी टाइम तक देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 4 और सिलेक्शन टूल मिलेंगे। तो सबसे पहला है ट्विक। तो ट्विक क्या करता है? तो ट्विक एक ऐसा सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से आप लोग सिर्फ एक बार में ही एक ही क्लिक या एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैमरा के ऊपर क्लिक किया और कैमरा से हमारा सिलेक्ट हो चुका है। और भी इसके बाद हमने फिर लाइट के ऊपर क्लिक किया है और अपने क्यूब के ऊपर क्लिक किया। और अगर आप लोगों को इसी ट्विक सिलेक्शन के साथ में अगर आप लोगों को अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है तो आप लोग शिफ्ट का बटन दबाइए और उसके बाद आप लोगों को दूसरे ऑब्जेक्ट को भी साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों का अगला आता है सिलेक्शन बॉक्स। आप देख चुके हैं कि आप लोग रेक्टेंगल शेप में किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा तीसरा होता है सिलेक्ट सर्कल। तो इस सर्कल का क्या होता है? आप लोगों को इसका मतलब यह होता है कि आप लोग इस सर्कल को जहां जहां पे घुमाएंगे वहां वह आप लोगों के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने यहाँ पे प्रेस किया है और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्यूब के ऊपर ले जाने के बाद कैमरा के ऊपर और कैमरा के ऊपर ले जाने के बाद लाइट के ऊपर ले चुके हैं। तो हम लोगों का ये तीनों चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं और ये सिर्फ वन टाइम होता है। अगर आप लोगों ने एक बार प्रेस किया है तो उसके बाद आप जितनी चीजें सिलेक्ट करेंगे बस उतनी चीजें ही सिलेक्ट होंगी। और अगर फिर से दोबारा से आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो सारी अनसिलेक्टेड हो जाएंगी। तो फिर से आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो तब तक आप लोगों को लेफ्ट बटन को दबा के रखना है जब तक कि आप लोगों को अपनी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और तो इसके बाद हम लोगों को फिर से हम लोग वहीं पे जाएंगे, इसके बाद प्रेस करेंगे तो फिर हमारे इसके बाद हमारा लास्ट टूल बचता है सिलेक्ट टूल में लेसो क्या काम करता है? तो लेसो आप लोगों ने देखा होगा कि आप फोटोशॉप में कहीं भी घुमा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे आप कोई भी एक शेप बनाकर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर कैमरा को और क्यूब को सिलेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ से घुमाएंगे और यहाँ पर कैमरा को लेंगे और साथ ही में क्यूब को ले लेंगे तो इन दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ती है। तो अगर आप लोग देख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आप अपने वर्ल्ड में गुम हो जाएं तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोगों को जैसे कि आप लोग यहाँ से कहीं और चले जा चुके हैं तो आप लोग देख सकते हैं जैसे आप लोग यहाँ पे जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों को अब देखना है कि हम लोग गुम हो चुके हैं और हमें वापस से वहीं पर जाना है तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को अपने कीबोर्ड के होम बटन को प्रेस कर देना है। तो आप लोग बिल्कुल जहाँ पर थे आप बिल्कुल अपने 3D वर्ल्ड के बीचों बीच आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्यूब, कैमरा और लाइट हमारे पास यहीं पर है। और अगर आप लोगों को अपने ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और अपने नम पैड के कीबोर्ड के नम पैड के डॉट को क्लिक करेंगे तो आप हमारा अपना ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट
फोकस में आ चुका है और जूम हो चुका है। डॉट और होम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे आगे चल के 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग में बहुत ही मॉडलिंग में इतना बहुत ज़्यादा उपयोगी में आएगा। तो आप लोगों को इन दोनों इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज को याद रखना है कि हम लोगों को आगे चल के इन लोगों की बहुत ज़्यादा इन दोनों शॉर्टकट कीज की बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है हमारा 3D कर्सर। वैसे तो 3D कर्सर के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बस एक ही बताऊंगा, क्योंकि ये 3D कर्सर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है और ये हमारे बहुत ज़्यादा 3D मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में बस एक ही तरीका बताऊंगा कि आप लोगों को 3D कर्सर का उपयोग क्यों करते हैं और 3D कर्सर कैसे काम करता है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूँगा, इस क्यूब को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, आप लोग बताऊँगा कि आप लोग इसे कैसे आगे ले गए हैं। तो आप लोगों को एक नया क्यूब ऐड करना है आपने किसी भी वर्ल्ड व्यू में, आप लोगों को या एनवायरनमेंट में किसी एक नई चीज़ को या किसी नए ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ऐड कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा क्यूब स्पॉन हुआ है, जो मैंने अभी एक नया क्यूब इसमें लाया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो वहाँ स्पॉन हुआ है जहाँ पर हमारा पहला क्यूब था, वो हमारे दूसरी जगह कहीं और स्पॉन नहीं हुआ है। तो कैसे हुआ, और अगर आप लोगों को वो क्यूब कहीं और चाहिए, उस जगह पे नहीं चाहिए, तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अपने 3D कर्सर को क्लिक करना है और अपने 3D कर्सर को कहीं पे भी क्लिक कर देना है जहाँ पे आप लोगों को अपना नया एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप लोग अब देख सकते हैं, अगर मैं फिर से क्यूब को ऐड करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नया क्यूब हमारे वहाँ पे स्पॉन हुआ है जहाँ पे हमारा 3D कर्सर था। तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि 3D कर्सर का क्या उपयोग हो सकता है और हम लोग उसे कैसे यूज करते हैं और इसको हम कैसे यूज कर पाएंगे। बस मैं अभी इसलिए आप लोगों को बस एक ही तरीका बताया क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक हार्ड हो जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को आगे अच्छे से बताऊंगा कि हम 3D कर्सर का उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल पिवट पॉइंट बिल्कुल 3D कर्सर पे पूरे उसी के ऊपर आधारित है और आप लोगों को ये अभी समझ में नहीं आएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा मूव टूल। इसको जानने से पहले हम सब लोग अपना 3D कर्सर को वापस से वहीं पर ले जाते हैं। तो आप लोगों को वर्ड लोजिन पर ले जाना और मैं इन सब मैं इसको मूव पे सिलेक्ट कर देता हूँ सिलेक्ट बॉक्स पे, और मैं अपने कर्सर को वापस से ले जाता हूँ। तो हमारा कर्सर वापस से 3D कर्सर वापस से हमारे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, वर्ल्ड व्यू के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और मैं इन सब क्यूब्स को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप लोग कोई नहीं, बस अपने कीबोर्ड के डिलीट क्यूब को प्रेस कर दीजिए अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद। तो ये सब डिलीट कर दिया है मैंने। अब इसके बाद हम लोग मूव टूल के बारे में जानेंगे कि मूव टूल कैसा है और कैसा काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मूव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ 3 लाइनें बन चुकी हैं या 3 लाइनें आ चुकी हैं। एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो ये ब्लू क्या दिखा रहा है, ये हमारा गिज़्मो है। गिज़्मो मतलब कि जहाँ पे हमारे जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और जो हमारे रेड कलर का है ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम लोग अपने क्यूब को या अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी अपने 3D वर्ल्ड में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने वाई डायरेक्शन में इसको आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, और अगर थोड़ा सा मुझे ऊपर चाहिए तो मैं इसको ऊपर की ओर भी बढ़ा सकता हूँ। और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपने कीबोर्ड में जी प्रेस करना है, और जी प्रेस करने के बाद आप लोगों को जैसे अगर एक्स एक्सिस में चाहिए तो आप एक्स दबाएंगे तो हमारी ये रेड लाइन खिंच जाएगी और एक्स एक्सिस में मूव करने लगेगा। और अगर आप लोगों को मूव करने लगेगा, और अगर आप लोगों को वाई एक्सिस में चाहिए तो फिर से जी प्रेस करेंगे और वाई को प्रेस कर देंगे तो ये वाई एक्सिस में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप लोगों को जेड एक्सिस में चाहिए तो जेड में भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसको फ्रीली मूव कराना है तो मतलब हम अपने कहीं पर भी इसको फ्रीली मूव करा पाएँ, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस जी को प्रेस करना और आप लोग इसको फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मूव टूल समझ में आ चुका होगा कि आप अपने मूव टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने 3D वर्ल्ड में कहीं पर भी इधर से उधर कर सकते हैं। नीचे ऊपर किसी भी डायरेक्शन में आप लोग अपने 3D ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल है हमारा रोटेशन।
तो रोटेशन क्या करता है? तो रोटेशन का मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं है, बस आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी उसको रोटेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रोटेशन पे क्लिक किया है और देख सकते हैं कि हमारा गिज़्मो यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोगों को इतना तो पता चल ही चुका कि रेड लाइन हमारी एक्स डायरेक्शन वाली है और ये ग्रीन लाइन हमारी वाई डायरेक्शन की है और ब्लू लाइन हमारी जेड डायरेक्शन की है। तो आप लोगों को आ चुका होगा। आप इस चीज़ रेड लाइन से आप अपने कहीं पर भी एक्स डायरेक्शन में अपने इसको कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस अपने जेड डायरेक्शन में अपने लोगों ने रोटेशन किया है और इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप लोगों को ऐसे रोटेट नहीं करना है तो इसकी शॉर्टकट की आर है, आप आर के थ्रू भी इसको कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और आर प्रेस करते ही ये देखिए ये हमारे किसी भी मूवली फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर चुका है। और अगर हम लोगों को स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसको मूव कराना है और सॉरी रोटेट कराना है तो आप लोग एक्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे एक्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगा, वाई पे क्लिक करेंगे तो वाई पर रोटेट करने लगा और जेड पर क्लिक करेंगे तो हमारे जेड पर रोटेट करने लगा है। तो बस इसका बस रोटेशन का यही उपयोग होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली कहीं पर भी या किसी भी एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टूल है हमारा स्केल टूल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्केल टूल है। तो इसको मैं पहले सब स्केल टूल या स्केल बताने से पहले इसको पहले मैं 0 सब कुछ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्केल टूल अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाय द वे यहाँ पर इसके ट्रांसफॉर्म रोटेशन लोकेशन हो मॉडिफिकेशन स्केल में आप लोग देख सकते हैं कि स्केल है यहाँ पे। तो आप लोग बस ये देख सकते हैं हमारा वापस से सही हो चुका है। तो बस आप लोग अब स्केल के लिए आप लोगों को अगर वाई में आप स्केल करना है तो वाई में स्केल कर सकते हैं, जेड में स्केल करना है तो जेड में स्केल कर सकते हैं और अगर आप लोगों को एक्स में स्केल करना है तो आप लोग इस रेड लाइन को क्लिक करके एक्स में भी स्केल कर सकते हैं। और फिर इसकी शॉर्टकट की यही है कि अगर आप लोगों को इसको स्केल करना है चारों डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शंस में तो आप लोगों को एस को क्लिक करना है और आप इसको माउस को खींचेंगे तो ये हमारा स्केल होना स्टार्ट हो चुका होगा। और अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्केल करना है तो आप लोगों को बस जेड को दबाना है और ये जेड में स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा और एक्स में करना है तो एक्स में स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर वाई में स्केल करना है तो वाई में स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। और ट्रांसफॉर्म टूल से जानने से पहले आप लोगों को जो मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं तो आप लोगों को उसको एक बार फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जी से हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने वर्ल्ड व्यू में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और इसके बाद है हमारा आर से हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं और एस से हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल यानी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस 3 को तो आप लोग अच्छे से याद करके ही रखें क्योंकि ये हमारे मॉडलिंग में या फिर हमारे ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाली हैं। मतलब कि हर एक टाइम पे ये तीनों शॉर्टकट कीज तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए आप इस लोगों को अच्छे से याद करके रख लीजिए। तो बस अब इसके बाद हम अपने आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हमारा नेक्स्ट टूल है ट्रांसफॉर्म टूल। तो ट्रांसफॉर्म टूल करता क्या है और ट्रांसफॉर्म टूल है क्या? ट्रांसफॉर्म टूल बेसिक कहें तो इतना ज़्यादा खास यूज आता नहीं है। ये ज़्यादातर बस कैमरे को एडजस्टमेंट करने के लिए उपयोग होता है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म टूल में हमारे रोटेशन लोकेशन यानी कि मूव और स्केल तीनों चीज़ होती हैं। जैसे अगर हम लोगों को हमारे ऑब्जेक्ट को या क्यूब को ऊपर ले जाना है तो हम इसी से ऊपर ले जा सकते हैं और इसको रोटेट भी करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं और स्केल करना है तो इसको स्केल भी कर सकते हैं। तो ये तीनों टूल्स हमारे एक ही में आ जाते हैं जिसे हम ट्रांसफॉर्म टूल कहते हैं। तो इसको मैं फिर से 0 कर देता हूँ। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है ये मेजर का। तो मेजर क्या काम करता है? तो मेजर का कुछ नहीं होता है, बस मेजर में हमारे जैसे कि 2 टाइप के हमारी 3D मॉडल्स का उपयोग होता है। एक तो होता है CGI में
CGI में हम लोगों को मेजर का कोई इतना खास ध्यान रखना नहीं पड़ता है, क्योंकि CGI में हम लोगों को मूवी वगैरह शूट होती हैं। और दूसरा होता है हमारा 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर जैसे कि आर्किटेक्चर्स वगैरह, घर वगैरह बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, लेकिन हमारी मूवियों में कोई इम्पोर्टेंस, इतने खास इम्पोर्टेंस नहीं होती है, तो इसीलिए हम अपने हिसाब से रखते हैं। तो अब लोग मेजरमेंट से क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों को यहाँ से इस क्यूब की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखनी है कितनी है, तो आप इसको मेजर को सिलेक्ट करेंगे। मेजर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इसके पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमारा एक कितना है, 9 मीटर का है। और आप लोगों को इसकी हाइट चेक करनी है, तो आप लोग इसकी हाइट को भी चेक कर सकते हैं। आप लोग जैसे इसकी हाइट चेक करनी है तो आप नीचे से जाएंगे और यहाँ पे ऊपर में लगा देंगे, तो आपकी हाइट इसको मिल जाएगी कि कितनी हाइट पर है। और बस इसके बाद हमारा आगे लास्ट टूल बचता है हमारा ये नया ऐड क्यूब का। ये नया फीचर्स आ चुका है ब्लेंडर में, ये नया फीचर आया है ब्लेंडर में। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को इसको जैसे कहीं पर भी चाहिए, इसमें अपने 3D कर्सर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मुझे अपना एक नया क्यूब यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद क्लिक करके रखूँगा, तो देख सकते हैं एक शेप बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे मुझे इतना चाहिए तो इतना क्लिक करूँगा, फिर इसके बाद में इतना हो चुका है। और जैसे अगर फिर से मैं इसको क्लिक करूंगा, फिर इसके बाद मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मेरा क्यूब बनना स्टार्ट हो चुका है। फिर से मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये क्यूब मेरा बन चुका है। और बस अब ये हमारा हो चुका है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को जल्दी से एक बार इस सब चीज़ों को रिवाइंड करा देता हूँ कि सब चीज़ कैसे काम करते हैं और आज की वीडियो हमारा क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले मूव टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने 3D वर्ल्ड में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। हमारा रोटेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, और स्केल से हम अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म में हम ये सब तीनों चीज़ें कर सकते हैं। और 3D कर्सर से हम अपने नए ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी स्पॉन या ऐड कर सकते हैं। और सिलेक्शन बॉक्स में हम लोग अपने 4 चीज़ें मिलती है। ट्रिक से हम एक सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन बॉक्स से रेक्टेंगल सिलेक्शन करते हैं, और इसके बाद स्केल टूल से हम सर्कल टूल से हम अपने सर्कल की तरह सिलेक्ट करते हैं। और लास्ट में बचता है लेसो टूल से हम अपने किसी भी एक डाय बनाकर उसको सिलेक्ट करते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम आगे जाकर हम बस अपने इनके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, UV एडिटिंग, टेक्सचरिंग, शेडिंग, एनिमेशंस और रेंडरिंग, इन सब में हम लोग कैसे काम करेंगे, इनके भी हम कुछ बेसिक्स को जान लेंगे कि ये सब कैसे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोगों को अपने को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जितना मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग इस 3D व्यू में अच्छे से रूबरू हो जाए। अपने माउस को इधर से उधर ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं तो आप लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको शिफ्ट एक प्रेस करने के बाद मैश में जाना है, और यहाँ पे प्लेन, क्यूब, सर्कल, UV स्फीयर और यहाँ पे कॉर्न वगैरह इन सब चीज़ों को ऐड करना है। और आप इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अपने यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव कराना, रोटेशन कराना है, और ऐसे ही बनाते रहना है। तो आपको लोगों को इस वर्ल्ड व्यू में थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।